नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे केस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पता होगा कि चंदा कोचर कौन थी। तो चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी के पद पर थी, जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 3,550 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। और ये घोटाला जो हुआ था लोन फ्रॉड केस का था, जिसमें वीडियोकॉन को आपको पता होगा टीवी आती है एंड डिश भी आती है। तो इस कंपनी को आपको पता होगा, इस कंपनी को उन्होंने लोन दिया था। लोन देने के बाद वीडियोकॉन अभी फेल मार चुकी है, पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो चुकी है। और इस कंपनी को वेदांता ग्रुप में 2021 में मई में एक्वायर कर लिया था। और हाल ही में 23 तारीख को मुंबई टास्क फोर्स ने दीपक कोचर एंड चंदा कोचर को अरेस्ट कर लिया है। 3 दिन तक कस्टडी में लिया गया है। और जिस व्यक्ति ने इनको पकड़वाया था उस व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ की कुछ कटिंग दिखा देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक सीईओ चंदा कोचर हस्बैंड अरेस्टेड इन लोन फ्रॉड केस। मतलब जो केस के बारे में इनको अरेस्ट किया गया था, इन पर आरोप लगा है, वो लोन फ्रॉड का था। इन्होंने लोन फ्रॉड किया और वो वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था, जिसमें लोन फ्रॉड किया गया था। सेकेंड न्यूज देख लीजिए। वीडियोकॉन ग्रुप लोन केसेस सीबीआई अरेस्टेड चंदा कोचर और हर हस्बैंड। मतलब दोनों पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया है सीबीआई ने। और अभी इन लोगों को 3 दिन तक कस्टडी में लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चंदा कोचर कौन थी और किस तरीके से इन्होंने मतलब इस फ्रॉड को अंजाम दिया। तो चंदा कोचर के बारे में आप डिटेल में जान लीजिए। चंदा कोचर मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स से बैचलर डिग्री लेने के बाद इन्होंने मुंबई से ही अकाउंटेंसी की डिग्री ली। अकाउंटेंसी डिग्री लेने के बाद इन्होंने मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली मुंबई यूनिवर्सिटी से ही। मास्टर डिग्री लेने के बाद चंदा कोचर ने 1984 में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने के बाद 10 साल बाद इनको प्रमोशन मिलता है और प्रमोशन में असिस्टेंट जनरल इनको बनाया जाता है। उसके बाद इनको फिर से प्रमोशन मिलता, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बनाया गया और 2001 में चंदा कोचर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। फिर इनको प्रमोशन मिलता है, उसके बाद चीफ ऑफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया। और फिर 2009 में प्रमोशन मिलने के बाद चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया। उसके बाद 2009 के बाद चंदा कोचर ने ये बताया गया कि उनको खुद को मतलब इस्तीफा दे दिया 2018 में। चंदा कोचर को बताया जा रहा था कि इनको आईसीआईसीआई बैंक ने खुद ही निकाल दिया था, बट ये बोलते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया था। और ये एक यूथ आइकॉन के रूप में जानी जाती थी और उनको 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि एक छोटी सी महिला इसने छोटे पद पर आने के बाद धीरे धीरे करके कितने बड़े लेवल पर पहुँच गई और किसी भी बैंक की एमडी एंड सीईओ बन गई। तो इसके लिए उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। तो ये था चंदा कोचर का डिटेल। अब आइए जानते हैं कि चंदा कोचर कैसे अपने पति के साथ मिलकर एक मतलब फ्रॉड करती हैं, किस तरीके से वीडियोकॉन ग्रुप के मतलब ऑनर के साथ मिलकर इन्होंने इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो फ्रॉड में जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें चंदा कोचर खुद जो एमडी थी आईसीआईसीआई बैंक की, और इनके पति दीपक कोचर जिनके पास भी एक कंपनी थी, और वीडियोकॉन ग्रुप के ओनर जिनका नाम था वेणुगोपाल धूत। ये भी अपनी कंपनी की, इनके पास 2 कंपनियां थी। अभी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं और आप अगर समझ में आ जाइएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको स्टोरी एंड केस पूरी डिटेल में समझ में आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो भी ये लोन पास कराती थी, ये इनका पास कराने का काम चंदा कोचर का था, क्योंकि वो बैंक का हेड थी तो उनको लोन पास कराने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इनके जो पति थे दीपक कोचर, इनके पास एक कंपनी थी। ये दीपक कोचर थे। दीपक कोचर के पास एक कंपनी थी जिसका नाम था पिनिकल एनर्जी। उसके बाद इनका एक दोस्त था दीपक का, जिसका नाम धूत था, वेणुगोपाल धूत। आप धूत ही समझिए, क्योंकि आप ये सबका पहले कैरेक्टर समझ लिए, उसके बाद आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से था। तो धूत के पास 2 कंपनी थी, एक सुप्रीम एनर्जी के नाम से कंपनी थी और एक वीडियोकॉन थी। तो वीडियोकॉन आपको एक बार साइड में रख दीजिएगा। वीडियोकॉन इनके पास 2 कंपनी थी, धूत के पास, और दीपक के पास एक कंपनी पिनिकल एनर्जी। जब इनको लोन लेना था तो ये सब इन कंपनी के ऊपर लोन लेते तो डायरेक्टली इन पे प्रभाव पड़ता, इसलिए इन दोनों ने मिलकर
2008 में, मैंने कि चंदा कोचर जब एमडी बनने वाली थी 2009 में, उससे पहले इन लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की न्यू पावर के नाम से। इनका दोस्त मिलकर धूत एंड दीपक कोचर मिलके 2008 में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम न्यू पावर था। जैसे एक न्यू पावर होता है वैसे न्यू पावर के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इनमें दोनों की जो साझेदारी होती है वो 50-50% की होती है, दीपक कोचर की 50% और धूत की 50%। उसके बाद कुछ टाइम जब 1 साल बीतता है ना, तो 2009 में जब चंदा कोचर CEO बन जाते हैं, तो उसके बाद धूत इस कंपनी से रिजाइन कर देता है। मतलब जो भी इसका 50% था वो अब दीपक कोचर को दे देता है और पूरी तरीके से कंपनी दीपक कोचर की हो जाती है। जो न्यू पावर थी वो पूरी तरीके से दीपक की हो जाती है और इसने रिजाइन कर दिया अचानक ऐसे ही। तो रिजाइन करने के बाद ये 50% पूरा भी उसका हो गया। अभी ये कंपनी, इसके पास 2 कंपनी आ गई, एक पिनिकल एनर्जी, एक न्यू पावर। अब न्यू पावर आने के बाद धूत ने आखिर इसको क्यों दिया था, तो धूत क्या था ना कि जब इनको 2009 में कंपनी दे दी, तो जब दीपक को कंपनी चलाने के लिए कुछ लोन की ज़रूरत थी, तो धूत ने क्या किया कि अपनी कंपनी सुप्रीम एनर्जी से 64 करोड़ रुपए का लोन दिया। दीपक कोचर को लोन की ज़रूरत थी न्यू पावर को चलाने के लिए, तो धूत ने अपने दोस्त दीपक कोचर को 64 करोड़ रुपए, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो 64 करोड़ रुपए का लोन दिया। 64 करोड़ का लोन दिया धूत ने इस कंपनी को। तो जब कोई भी कंपनी किसी कंपनी को लोन देती है ना, तो शेयर आपस में बांटती है। तो जो न्यू पावर का शेयर था वो इसके पास आ गया और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर धूत के आने के पास जो कंपनी का पूरा मतलब काम करने का हैंडल था वो पूरी तरीके से इसके हाथ में आ गया, धूत के पास। अब धूत ने ये जो कंपनी इसको 64 करोड़ में ले लिया, तो इसको 64 करोड़ इसलिए दिया था क्योंकि धूत ने 300 करोड़ रुपए का लोन लिया था ICICI बैंक से, चंदा कोचर ने जिसे पास कराया था। तो 300 करोड़ रुपए का एक तरीके से इनको कट मिल गया था। जैसे किसी भी लोन को पास कराते हो ना, तो एक आपको रिश्वत दी जाती है, तो इस तरीके से 64 करोड़ रुपए की रिश्वत इसको मतलब धूत देता है दीपक कोचर को, इनके पति चंदा कोचर को। अब 64 करोड़ रुपए मिल गए और ये कंपनी फिर से इनके पास आ गई। अब फिर से क्योंकि अभी 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, अभी तो और भी करना है ना, क्योंकि 300 करोड़ रुपए में कोई मन नहीं भरता है बड़े बड़े लोगों का, तो फिर से और फ्रॉड करना है इनको। तो फिर से क्या करता है कि धूत इस कंपनी को, न्यू पावर को 2010 में अपने फ्रेंड, इसका एक धूत का फ्रेंड है, मतलब अब तीसरा इसमें कोई व्यक्ति आ गया, धूत का फ्रेंड जिसका नाम था महेश चंद्र पुगलिया। महेश चंद्र पुगलिया को ये न्यू पावर ऐसे ही दान में दे देता कि भाई ले अब तू चला। न्यू पावर अब आ गई पुगलिया के पास, धूत ने अपने दोस्त को दे दिया, पुगलिया अब तुम चला ये कंपनी न्यू पावर, अब तेरे हाथ में सब कुछ है। फिर क्या था कि जब 2010 में इसको मिल गया ना, फिर से इसको क्या मतलब समझ में आया धूत को कि फिर से इसको लोन की ज़रूरत हो गई सुप्रीम एनर्जी को और वीडियोकॉन की। तो जब लोन की ज़रूरत हुई ना इसको, तो फिर से ये लोन के लिए अप्लाई करता है। फिर से चंदा कोचर ने, इस बार लोन का जो अमाउंट था वो 3250 करोड़ रुपए था। 3250 करोड़ रुपए लोन चंदा कोचर फिर से पास करती हैं। और जब भी किसी बड़ी कंपनी को लोन दिया जाता है बड़े अमाउंट में, तो उसमें एक कमेटी बैठती है। तो कमेटी की जो हेड थी वो चंदा कोचर ही थी, तो जिसकी वजह से लोन इतना बड़ा अमाउंट पास हो गया और ज़्यादा कोई इंक्वायरी नहीं हुई इनके ऊपर, क्योंकि मेन आदमी थे तो लोन इजीली पास हो गया। लोन पास होने के बाद अब फिर से इनको कट देना है दीपक कोचर को, क्योंकि इनकी पत्नी ने लोन पास कराया 3250 करोड़ रुपए का। तो भैया अब तो कृपा बरसानी है, फिर से देना है। तो अब क्या करे, तो चंदा कोचर बोलती हैं धूत को कि धूत भैया अब अपने पुगलिया दोस्त को बोलो कि ये कंपनी हमारे पति को पकड़ा दें। तो पुगलिया फिर क्या करता है कि जैसे 2012 में इनको लोन मिल गया 3000 इतने करोड़ का, 3250 करोड़ का 12 में इनको लोन मिला। फिर 13 में क्या पुगलिया करता है, धूत बोलता है पुगलिया तू दीपक कोचर को कंपनी बेच दे। उसके बाद जो कंपनी 64 करोड़ में बिकी, धूत ने 64 करोड़ रुपए देकर लिया, उसी कंपनी को पुगलिया ने मात्र 9 लाख, आप एक तरीके से समझ सकते हो, मात्र 9 लाख रुपए में
पुगलिया ने इसको बेच दिया दीपक को। अब ये सब खेला होने के बाद मतलब एक निवेशक था जो न्यू पावर में शेयर लिया था, तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई भी एक आदमी एक बार 64 करोड़ रुपए की कंपनी बेचता है, बेचने के बाद मात्र 9 लाख में फिर से रिटर्न कर देता है किसी को। अब तो दीपक कोचर के पास एक तो 64 करोड़ रुपए आ गए थे और एक न्यू पावर कंपनी आ गई थी, रिश्वत पास कराने के नाम पे, एक समझ लो आ गई थी रिश्वत लोन पास कराने के नाम पे। तो 9 लाख में इनको बेच दिया, 64 करोड़ रुपए आ गए, न्यू पावर कंपनी आ गई। तो जो निवेशक था उसको लगा एक बार भाई 64 करोड़ रुपए में कोई खरीदेगा, फिर 9 लाख में किसी कंपनी को काहे को बेचेगा, उसका घाटा नहीं होगा। तो इसको कुछ गड़बड़ लगी, तो इसने पूरा केस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। उसको लगा कि भैया कुछ ना गड़बड़ है। फिर जब गड़बड़ उसको लगा ना, तो वो धीरे धीरे करके बैंक वालों के पास गया। बैंक वालों ने नहीं माना, क्योंकि बड़े लोग थे तो पैसा देकर दबा दिया जाता था केस को। दबाने के बाद धीरे धीरे करके ऊंची पोस्ट पर गया, पुलिस वालों के पास, पुलिस स्टेशन गया, कहीं भी नहीं इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद ये आरबीआई के पास पहुंचा, क्योंकि भाई जो आदमी था वो गुप्तचर था, अपना नाम बताना नहीं चाहता था, खुल के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि जब केस सॉल्व हो जाएगा तभी वो सामने आए। तो आरबीआई के पास पहुंचा, तो आरबीआई को भी लगा कि चलो कुछ देखते हैं। उसके बाद आरबीआई पहुंचती है आईसीआईसी बैंक के मैनेजर के पास, जो हेड थी चंदा कोचर ने तो सारे कागज़ रेडी कर दिए थे, क्योंकि चंदा कोचर को पता था कि आरबीआई आएगी तो क्या चेक करेगी। तो कागज़ प्रॉपर बिल्कुल थे, तो आरबीआई ने चेक किया, बट कोई डिफ़ॉल्ट नहीं मिला कागज़ में, क्योंकि चंदा कोचर को पता ही था कि क्या होने वाला है। तो पूरा कागज़ क्लियर था। आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। फिर भी इस व्यक्ति को लगा कि नहीं, कोई फॉल्ट है, आपको दिख नहीं रहा है। फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर टॉप मैनेजमेंट पे गया, और टॉप मैनेजमेंट ने इसके बारे में इंक्वायरी जारी कर दी और इस केस के ऊपर डिटेल में अध्ययन करने के लिए अफसर को भेजा। और ये केस धीरे धीरे करते पहुंचे एक रिटायर्ड जज के पास, जिसका नाम था BN श्री कृष्णन। इनको पास गया। उसके बाद इन्होंने मतलब इसको स्टडी करने का आदेश जारी किया। उसके बाद 2016 में इसकी ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद 2018 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंदा कोचर ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद ये इधर उधर भाग रही थी, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रही थी, क्योंकि जो पूछताछ होती है इंक्वायरी में वो इसमें कॉपरेट नहीं कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, मतलब छुट्टी पे कहीं और घूमने। तो इस वजह से धीरे धीरे करके इस केस को आगे बढ़ाते बढ़ाते 2021 में इस केस के ऊपर फिर केस दर्ज किया गया। फिर 2022 में सीबीआई ने इस पर मतलब FIR दर्ज की। मई में FIR दर्ज करने के बाद अभी 23 दिसंबर 2022 को मतलब शनिवार को इन दोनों पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है और 3 दिन के अंदर कस्टडी में लिया गया है। अब इनको आज 26 तारीख को पूछताछ की जाएगी और ये भी कंफर्म किया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ये किया। तो इंडिया का एक कानून आपको समझ लीजिए कि अगर आप कानून किए भी हो, अगर उस कानून को साबित कर सकते हो सबूत के साथ कि आपने इसको नहीं किया है, तो आप छूट भी सकते हो। ये इंडिया में इस तरीके का कानून है। तो आप अल्टीमेटली मिला के क्या होता है कि इनको तो अरेस्ट कर लिया गया और आप देख सकते हो जो व्यक्ति जो गुप्तचर थे जिन्होंने इनको पकड़ा है, आप उनका नाम ये देख सकते हो। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन सभी केस के बारे में डिटेल में सबको बताया और इस तरीके से सबके सामने लाया कि किस तरीके से इन लोगों ने फ्रॉड किया। तो मिला जुला के अल्टीमेटली हम लोगों का ही नुकसान होता है, क्योंकि जो बैंक में पैसा होता है ना, वो आम जनता का होता है, हम ही लोगों का होता है जो जॉब्स करते हैं, जो आम जनता अपनी पैसा जमा करती है, LIC इंश्योरेंस भरती है। तो नुकसान कैसे होता है, क्योंकि जब कोई भी बैंक किसी को लोन देती है तो अपना पैसा नहीं देती, आम पब्लिक का पैसा रहता है, उसी को उठा के दे देती है, उस पर इंटरेस्ट लेती है। बाद में क्या हुआ कि चंदा कोचर जब सभी लोन हो गया ना, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ये समझ लो, अगर आपको नहीं पता कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस तरीके से समझते कि जब कोई भी कंपनी पैसा नहीं चुका पाती है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से चंदा कोचर ने कर्जा तो माफ़ कर दिया था पूरा। तो माफ़ करने के बाद क्या होता है ना कि अब जो पैसा डूबा ना, वो पब्लिक का पैसा था। तो इसकी वजह से जो ICICI बैंक में शेयर लिए हैं उनको भी घाटा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जब घाटा हुआ बैंक को तो शेयर का वैल्यू जायज़ सी बात है कम हो जाएगी। तो मिला जुला के हम पब्लिक का ही नुकसान होता है। तो अगर ये सब लोग लूटते हैं तो मिला जुला के आम पब्लिक का ही पैसा लूटते हैं और इस तरीके से हमको भी नुकसान होता है और सरकार को भी नुकसान होता है। तो आप इस केस से जो भी आपको समझ में आया आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो भी आप कमेंट कीजिएगा।
और अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ और कोई अच्छा टॉपिक लेके। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।